If you were to hire someone for your Web3 project, what are the three key things that you look for? तो ओवरऑल हमारे पास 3000 प्लस बिजनेसेस थे हमारे प्लेटफॉर्म पे जस्ट बिफोर कोविड, जब तक हम लोग SME फोकस थे। फिर कोविड आया, काफ़ी ट्रैजेक्टरी चेंज हुई बिज़नेस का, लाइफ का। तो उसके बाद हमने SME बिज़नेस पे कम फोकस करना स्टार्ट किया और हमने डिसाइड किया कि विल ओनली डू लॉन्ग शॉर्ट के पोजीशंस ओपन कर सकते हैं विद लिवरेज, और वो अलग अलग चेन पे अलग अलग पेयर्स के साथ अवेलेबल है। जैसे XDC के साथ हम लोग फॉरेक्स पेयर्स इनेबल कर रहे हैं, तो आप यूरो USD का लिवरेज ट्रेड कर सकते हैं विद अप टू 20x लिवरेज। तो फिर लोगों को फिर एक ही चीज़ समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, इसमें ये 10x हो रहा है तो वो गलत नहीं है। एक्साइटिंग है टेक्नोलॉजी, बट इट्स डिफ़िकल्ट, समझना नहीं है आसान। तो फिर जो उसको लोगों को उसमें जो इकोनॉमिक साइड और बेनिफिट है वो अट्रैक्ट करता है, और वही हो रहा है अभी भी। और स्टार्ट किया हार्डवेयर से, हार्डवेयर बिल्ड किया, देन उसमें तीन साल इन्वेस्ट किए, एग्जिट मिला, फिर SaaS में एंटर किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है वीफी के फाउंडर प्रांजल। वेलकम टू द शो प्रांजल, हाउ आर यू टुडे? थैंक यू, ग्लैड टू बी हियर। तो भाई, आपकी जर्नी बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ा बहुत जो हमारी बात हुई उसमें मुझे लगा कि ये कुछ यूनिक है। अमूमन हम क्या देखते हैं कि Web3 फाउंडर्स दे आर ऑब्वियसली ऑन अ यंगर साइड, बट उनकी एंट्री शुरुआत Web3 से ही होती है करियर की। लाइक मिड 20s से वो घुस जाते हैं Web3 में, तो वहीं पले बढ़े हैं। तो आपका आपका लहजा थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि आपने कुछ और भी स्टार्टअप्स पर काम किया हुआ है बिफोर वेंचरिंग इनटू Web3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रांजल, आप कहाँ से हो और आपका बचपन कहाँ गुजरा? मैं बिहार से हूँ, सीवान डिस्ट्रिक्ट। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो काफ़ी सारे अलग अलग सिटीज़ में रहने का मौका मिला बचपन में। आपने सही बोला, मेरा बैकग्राउंड Web2 से है। सो इससे पहले बिफोर स्टार्टिंग वी5 मैं Web2 की कंपनीज रन करता था, टेक कंपनी साइड पे। तो मैं ऑलमोस्ट 10 साल से एंटरप्रेनर हूँ। लाइक आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज एन एंटरप्रेनर ऑलमोस्ट। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो भी एक स्टार्टअप में ही था। मैंने वहाँ 3 साल काम किया और उसके बाद देन स्टार्टेड बिल्डिंग कंपनीज। तो मेरा करंट वी5 इज़ थर्ड स्टार्टअप। उससे पहले मैंने 2 कंपनीज और भी बिल्ड की हुई हैं, जो एक SaaS स्पेस में और एक उससे पहले वाली कंपनी हार्डवेयर स्पेस में था। तो बाय एजुकेशन मैं टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट प्रोडक्ट समझता हूँ अच्छे से। और स्टार्ट किया हार्डवेयर से, हार्डवेयर बिल्ड किया, देन उसमें 3 साल इन्वेस्ट किए, एग्जिट मिला, फिर SaaS में एंटर किया। कोविड आया और उस टाइम पे आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद Web3, जो भी चल रहा था, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें क्रिप्टो साइड पे। तो मुझे एक पुल दिखा क्रिप्टो में कॉम्पेयर टू पुश, जो कि नॉर्मल Web2 की इंडस्ट्री में है कि आप VC फंड रेस करते हो, उस पैसे को आप खर्च करते हो प्रोडक्ट को बिल्ड करके मार्केट में बेचने में। Web3 में एक अलग ट्रेंड मुझे दिखा कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वही आपके यूज़र्स हैं, राइट? तो आपका पैसा ज़्यादा एफिशिएंट है, ऐसा नहीं कि पैसा कोई और दे रहा है और आप उसको खर्च करके किसी और को ऑन बोर्ड कर रहे हो। तो इसलिए फिर इंक्लिनेशन और प्लस जो नए लेवल की इनोवेशंस Web3 में हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कटिंग एज और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो मैंने नेक्स्ट वेंचर फिर Web3 में बिल्ड करना स्टार्ट किया। प्रांजल, मैं भी आपकी तरह उत्सुक हूँ वीफी और Web3 में ही घुसने के लिए, बट थोड़ा सब्र से पहले हम आपका बचपन कवर कर लेते। तो आप बिहार में ही स्कूलिंग, कॉलेज सब बिहार में हुआ आपका, कि आप कहीं और थे? नहीं, मैं अर्ली डेज में, मतलब वेरी यंग एज में था बिहार में। उसके बाद मेरे फादर पोस्टेड थे हरियाणा में, तो फिर उनके साथ मैं मूव कर गया। फिर मैंने कोटा से अपनी 12th के अराउंड का एजुकेशन किया, वहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। तो अलग अलग जगह पे पढ़ाई का पार्ट हुआ। तो अलग अलग जगह पर पढ़ाई का पार्ट, और आप भी एलुमनाई हो कोटा फैक्ट्री के, तो वो माहौल कैसा रहा? हमारे ज़माने में तो काफ़ी कम ऑप्शंस थे। आई थिंक 2-3 कोचिंग्स ही थे, बट आई थिंक कोटा काफ़ी अच्छा पॉइंट था, और आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव वेरी गुड टीचर्स देयर। तो मतलब उस टाइम पे जो इवन टॉप मोस्ट टीचर्स थे, प्रमोद माहेश्वरी और वो सारे लोग अवेलेबल होते थे इन 1-on-1 इंटरेक्शंस। तो उस वक्त बट हाँ, इक्वल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी था उस टाइम पे भी, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था। कुछ अच्छे दोस्त भी बनाए, तो कोटा वॉज अ टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली। वो काफ़ी, वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम काफ़ी इंडिपेंडेंट रहा था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बट हाँ, माहौल वही था जो अभी आप सीरीज़ और इन सब में देखते हैं। मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के कॉलेजेस वो हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड इट्स लाइक अ फैक्ट्री। तो वो उस वक्त भी था, बट काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छा लर्निंग रहा ओवरऑल लाइफ। तो यार, ये कौन से साल की बात है? आप कोटा में कौन से साल में थे? 2003। वाह। तो मैं ये बहुत दिल से मानता हूँ कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट छोड़ते हैं, और हम चाहे ना चाहे उनका बहुत
क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी आने वाली लाइफ में, राइट? तो इफ़ यू कैन से वन और टू थिंग व्हाट हेल्प यू और व्हाट शेप्ड यू इन अ वे फ्रॉम कोटा से, क्या मिला आपको? कोटा का जो मेजर टेक अवे था दैट वाज हार्ड वर्क. इफ़ यू डू हार्ड वर्क यू विल ग्रेजुअली गो अप. और वो हमने मतलब मैंने पर्सनली भी लर्न किया, देखा, अपने साथ के दोस्तों को देखा. सो वी हैड अ वेरी टीयर्ड स्ट्रक्चर जिसमें बैचेस हैं अलग अलग कैटेगरी के, और उनके टीचर्स और उनके जो सपोर्ट सिस्टम है वो अकॉर्डिंगली बेटर है एवरी टीयर में. तो अगर आप लेट्स से कैटेगरी 4 में एंटर कर रहे हो एंड इफ़ यू डू वेल तो आप कैटेगरी 3 में आते हो, फिर कैटेगरी 3 में आपको बेटर टीचर मिलते हैं, फिर आप और बेटर करते हो, फिर आप टीयर 2 में आते हो. तो वो हायरार्की और उसमें जो क्लियर कोरिलेशन था, तो एज अ यंग ग्रोइंग पर्सन यू सी दैट हे अगर मैंने थोड़ा एफर्ट डाला, इस महीने मेरे 2 टेस्ट अच्छे गए इंटरनल, तो मुझे वो लाइफ में अपग्रेड मिल रहा है, वो ग्रेटिफिकेशन दिखना शुरू हो गया कि ये अच्छा, हाँ ठीक है ना, मैं 4 से 3 में हूँ और यहाँ तो ये टीचर बेटर है, राइट? यहाँ पे पीयर्स इवन ज़्यादा वो हैं अवेयर हैं और उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर है हमसे. तो वो एक इकोसिस्टम वहाँ पे था जहाँ पे दिखना शुरू हो गया कि अगर इफ़ यू आप थोड़ा घिस लो आपको आउटकम उतना तो दिखना शुरू हो जाएगा. यार ये बहुत मज़ेदार बात है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ घिसाई होती है वहाँ ही चमक आती है, घिसाई के बिना चमक नहीं आ सकती है. तो भाई अपने 2003 के आसपास कोटा में थे, तो कोटा से निकले कब आप? 2003 टू 2004 में मैं वहाँ से निकला. मैंने IIIT ज्वाइन किया, IIIT ग्वालियर. मेरा इंक्लिनेशन काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर साइंस और उसके अराउंड इकोसिस्टम में था. तो जितने भी ऑप्शंस थे उस टाइम पे कॉलेजेस के, उन सब के बेसिस पे फिर मैंने IIIT चूज़ किया, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो एक बेटर करियर था कॉम्पेयर टू लेट्स से सिविल या ऑल अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस. तो वहाँ से फिर मैं 2004 से 2009 5 ईयर कोर्स ज्वाइन किया IIIT ग्वालियर में. तो यार आपका पूरा भंवर हुआ है हिंदुस्तान का. तो आप पैदा बिहार में हुए, फिर कोटा राजस्थान थे, फिर मध्य प्रदेश जाना 5 साल. अगेन लाइक वेरी फॉर्मेटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट वाले वो 5 साल रहे होंगे आपकी लाइफ में. राइट, एब्सोल्युटली. कॉलेज क्रिटिकल ऑफ कोर्स. वहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ें लर्न करी, बिल्ड करी, इकोसिस्टम सब जहाँ अच्छे दोस्त बनाए. सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट थे, और आई थिंक आज भी जो हमारा थॉट प्रोसेस है काफ़ी हद तक उसी फाउंडेशन पे बना हुआ है कहीं. तो प्रांजल, ये आपका जो ग्रेजुएट होना और तैयार होके जो बाहर आना और GFC का होना करीबन आसपास ही रहा होगा. तो चांसेस आर के उन कुछ इफेक्ट आपको दिखी थी व्हेन यू ग्रेजुएटेड एंड व्हेन यू वेंट आउट टू द मार्केट? सो 2008 काफ़ी लो फेज था इंडस्ट्री में. इनफैक्ट हमारे जो इमीडिएट सीनियर बैचेस थे वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड थे. बट हाँ, बाय द टाइम जब हम लोग ग्रेजुएट हुए तो थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट था, बट उतना चैलेंज नहीं था. वी लाइक मोस्ट ऑफ अस गॉट प्लेस्ड टुवर्ड्स एंड ऑफ द 5th ईयर. बट हाँ, इम्पैक्ट था मार्केट में डेफिनेटली. कुछ लोगों को वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जो लोग वैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मोर और लेस वी फिगर्ड आउट. वो कोई इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं था. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बिकॉज अगर आप 2011 में स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो यू वुड हैव बीन क्वाइट यंग, कुड बी इन अराउंड mid-20s इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अर्ली 20s या अर्ली 20s. तो यार ये हौसला, ये सोच कैसे मिली, ये एम्बिशन कि मुझे स्टार्टअप करना है? बिकॉज इट्स दोनों तरफ होता है, राइट? कि खोने को कुछ है नहीं इन अर्ली 20s mid-20s, तो कर भी सकते हो, लेकिन उसकी फ्लिप साइड पे ये भी होता है कि यार अभी तो निकले, अभी कुछ स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाए तो फिर आगे जाकर करेंगे. तो ये नॉर्मली ये 2 पहलू होते हैं. तो आपने पहले वाला सोचा होगा शायद. तो व्हाट वाज द रीज़न फॉर पिकिंग दैट साइड? तो जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे भी इंडिया में मतलब कंपनीज बिल्ड होना स्टार्ट हो रही थी, राइट? वो इकोसिस्टम धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो रहा था. कुछ एक कंपनीज को फंडिंग मिल रही थी, कुछ उनकी स्टोरीज आती थी डेफिनेटली. एंड आई वाज हियरिंग लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम माय ब्रदर. वो ऑलरेडी मुझसे सीनियर थे 5 साल, तो काफ़ी कुछ मुझे उनसे इंडस्ट्री का इंसाइट और किस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है वो कुछ मुझे मिलता था वहाँ से इनपुट. और जो मेरा फर्स्ट जॉब था दैट वाज विद अ कंपनी कॉल्ड ऑजस नेटवर्क्स, AUJS, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की कंपनी थी. तो वहाँ पे मेरे कॉलेज के सीनियर्स थे, मोहित व्यास, अंकुश कपूर, तो उन लोगों ने भी स्टार्टअप किया था. तो
स्टार्टअप एज अ कॉन्सेप्ट मेरे लिए कोई बहुत नया नहीं था। इवन कॉलेज के लास्ट फ्यू इयर्स से मैं एक्सपोज था उस पूरे इकोसिस्टम से, नॉट जस्ट विद इन आवर कॉलेज बट आउटसाइड कॉलेज ऑल्सो। इवन कॉलेज में भी हमारे एक दो स्टार्टअप्स उस वक्त बिल्ड हो रहे थे, लोगों ने अच्छे अटेम्प्ट्स मारे थे। एक एडटेक में कंपनी थी, हमें पंजिया रन कर रहे थे, सो आई वॉज कंट्रीब्यूटिंग इन सम कैपेसिटी देयर। तो मुझे वो इकोसिस्टम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि आप कुछ चीज़ें जीरो से क्रिएट कर सकते हो और उसके अराउंड आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। आप जस्ट कंज्यूम नहीं कर रहे हो बट आप क्रिएट कर रहे हो। तो फिर मुझे ऑजिस में 3 साल काम करने का मौका मिला। काफ़ी अच्छी लीडरशिप टीम थी, मोहित और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी दिया। मैंने काफ़ी कंट्रीज ट्रैवल किया, काफ़ी सारे नए इकोसिस्टम देखे, लार्ज कंपनीज के साथ काम किया। तो बाय द टाइम अराउंड 2011-12 मेरा माइंडसेट बन चुका था कि हाँ, लाइक आई शुड एक्सपेरिमेंट दैट। तो यार ये ओजस टेक या ओजस नेटवर्क ये कहाँ की कंपनी है? मैंने नाम सुना हुआ है, मुझे ओजस याद नेटवर्क 2007 की कंपनी है। श्रीनिवास राव ने स्टार्ट करी थी और ये आई थिंक 2019 में एक्वायर हुई थी NSCIT। तो ये एक स्टार्टअप था फंडेड बाय IDG एंड कपल ऑफ अदर इन्वेस्टर्स और काफ़ी ग्रो करी कंपनी। स्टार्ट हुआ बैंगलोर से और इवेंचुअली इनके US में काफ़ी बिजनेस रहा। ग्लोबली इन्होंने काफ़ी एक्सपैंड किया और फाइनली इसको NSCIT ने एक्वायर किया। आई थिंक आई कांट रिमेंबर कहाँ पर, बट आई ओजस टेक एंड ओजस नेटवर्क आर दे 2 डिफरेंट कंपनीज? ओजस इज डिफरेंट, ऑजस इज डिफरेंट, AUJAS। ओके ओके ओके। तो भाई आपकी फिर आपने क्या, आपको क्या दिखा, अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखी कि जहाँ पर आपने पहला स्टार्टअप बनाया? सो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप वाज नॉट बाय चॉइस, लाइक मेरा फर्स्ट उसका आइडिया नहीं था। मेरे दोस्त कुछ ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे थे और उन लोगों ने पूछा कि ये करेगा क्या, इसको साथ में करते हैं। ठीक है चलो, दिस लुक्स एक्साइटिंग। और उस वक्त हम लोग हार्डवेयर टेक पे वो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये इंस्टाग्राम से पहले वाला ज़माना है। तो उस ज़माने में हमने देखा कि यार लोग क्लब्स में और इन सारी जगह पे फ़ोटो खींच रहे हैं और मतलब लोगों के साथ फ़ोटो ले रहे हैं। तो हमने सेल्फी बूथ क्रिएट किया विच वाज ऑलरेडी अ वेल नोन कॉन्सेप्ट इन US मार्केट। तो हमने वो हार्डवेयर डिवाइसेस बनाए टच स्क्रीन बेस्ड, जिसमें आप फ़ोटो लो और उस पर उस जगह की ब्रांडिंग आ जाएगी। और क्योंकि हम यंग थे तो हमें क्लब में जाना और उन सब जगहों पे वैसे भी अच्छा लगता था, तो उस इकोसिस्टम के लिए कुछ बिल्ड करने का इंटरेस्ट था। तो हमने फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया। 2012 में उस प्रोडक्ट पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और 2015 में उस प्रोडक्ट को हमने फाइनली एग्जिट किया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंस्टाग्राम स्टार्टेड अराउंड 2012, तो शायद इट माइट हैव टेकन अ ईयर और 2 टू कैच अप। तो आपकी एग्जिट प्रॉब्ली गुड टाइम पर आपकी एग्जिट हो गई वहाँ पर। राइट। नहीं, आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। इवन आज भी मुझे इवेंट्स, एयरपोर्ट्स और कॉन्फ्रेंसेज में फ़ोटो बूथ्स दिखते हैं। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, बट हाँ ऑपरेशनली काफ़ी इंटेंसिव था हमारे लिए और हमारी लर्निंग थी उसमें कि हार्डवेयर को रन करना यू रिक्वायर अ डिफरेंट टाइप ऑफ मार्जिन्स एंड नेटवर्क ऑफ ऑपरेटर्स टू रन इट। सो वो चैलेंजेस थे। बट या वी फाउंड अ पार्टनर, कोडेक अलारिस का जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन था, उनको हमने लाइसेंसेस सेल किए और उसके थ्रू हम एग्जिट कर गए। तो जस्ट आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स ऑल्सो फॉर आवर व्यूअर्स, क्योंकि आपका पहला स्टार्टअप आपने 2011 में स्टार्ट किया और 2015 तक आपने उसको बढ़ा करके एग्ज़िट भी लिया, राइट? तो अगेन यू वुड बी इन योर 20s, सो व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दैट स्टार्टअप? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे जो सुनने वाले स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनको कहीं कुछ सीखने को मिल सकता है आपसे। श्योर। आई थिंक उस बिज़नेस से एक लर्निंग था कि आपको किसी एक साइड का बिजनेस कंट्रोल करना है। इधर यू कंट्रोल द सप्लाई साइड और यू कंट्रोल द डिमांड साइड ऑफ इट। हम लोग पास दोनों का एक्सेस नहीं था बिकॉज दिस वाज आवर फर्स्ट वेंचर। हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हार्डवेयर में हमारी कॉम्पिटेंसी उतनी डेप्थ में नहीं थी। वी वर डिपेंडेंट ऑन चाइना एंड लॉट ऑफ अदर वेंडर्स। तो हमारी लाइफ की काफ़ी फेलियर उस थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट था और उस पर हमारा एब्सोल्युटली कोई कंट्रोल नहीं होता था। हार्डवेयर की अगर क्वालिटी ख़राब है या फिर वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा है, तो वो एक लर्निंग थी कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो या तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका सप्लाई साइड आप पूरा ओन करो, राइट? उसमें आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाने का एंड टू एंड कैपेबिलिटी ऐसा है कि फेलियर आप कंट्रोल कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो और मिटिगेट कर सकते हो। या फिर आप बायर साइड पे जो डिमांड जहाँ जनरेट हो रहा है आप वहाँ पे कंट्रोल रखो। अगर दोनों में कुछ भी नहीं है तो आपको स्ट्रगल। तो दैट वाज द लर्निंग कि डोंट बी अ मिडलवेयर प्रोडक्ट जहाँ पे आप काफ़ी लिमिटेड कंट्रोल है आपका सप्लाई साइड पे भी और डिमांड साइड पे भी। ये आई थिंक लाइक मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहा है, तो आई थिंक यू नेल इट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आइडिया कितना भी बेहतर हो, बट अगर आप डिमांड सप्लाई को नहीं समझते और उसकी क्रिटिकल
नीश नहीं समझते कि क्या इम्पैक्ट कर सकता है वो, तो कितना भी मज़ेदार या कितना भी बढ़िया आइडिया हो, बट वो एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ से आप निकले, आपने सेकंड स्टार्टअप शुरू किए। ये तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको जो करना होगा वही किया होगा आपने। सो जो फर्स्ट स्टार्टअप की लर्निंग थी कि ये प्रॉब्लम्स हमने फेस किए, जैसे ऑपरेशनली इंटेंसिव, हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी, या इवन इंटरनेट पे डिपेंडेंसी, क्योंकि फोटो बूथ वैसा प्रोडक्ट है, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो लोगों को फोटो मेल पे डिलीवर नहीं हो रहे, एंड दैट लेड टू लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो हमने रियलाइज़ किया कि हमें ऐसा बिजनेस नेक्स्ट फिगर आउट करना है जिसमें स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम ना हो। उसको स्केल करने के लिए आप तो बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, आप मतलब एक रिमोट वे में उसको स्केल कर पाओ, और दूसरा आपके जो फेलियर एलिमेंट्स हैं वो कम हो। तो फिर हमने हार्डवेयर छोड़ के पूरा SaaS प्रोडक्ट में एंटर किए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो फिर हमने रेपअप स्टार्ट किया, और रेपअप अगेन काफ़ी हद तक उन्हीं कस्टमर सेगमेंट को सर्व करता था जहाँ पे हमने पुराना हमारा हार्डवेयर प्रोडक्ट था, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वहीं से हमने स्टार्ट किया, एंड देन फिर हमने उसको एक्सपैंड किया हॉस्पिटैलिटी और होटल्स में, फिर फाइनली उसको हमने स्केल किया ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जस्ट ब्रीफली बताना चाहेंगे कि वो क्या था, यानी व्हाट वाज द सेस, आप what solution were you providing to these vendors? So RepUp was introduced as a reputation management platform, जिसका पर्पस था कि जो भी आपके यूजर जनरेटेड कंटेंट है, रिव्यूज़ हैं, जैसे कोई होटल है या रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी रिव्यूज़ मायने रखते हैं। अगर किसी का अच्छा बुरा एक्सपीरियंस है तो लोग उसको लिखते हैं जोमेटो पे, स्विगी, सारे प्लेटफॉर्म्स पे, राइट, या इवन ट्रिप एडवाइजर, मेक माई ट्रिप अगर वो होटल है, या इवन गूगल रिव्यूज़ ना। तो वो प्लेटफॉर्म था कि एज अ ब्रांड ओनर, एज अ होटल ओनर और रेस्टोरेंट ओनर, आपके पास कंट्रोल रहेगा कि हु इज़ एक्चुअली सेइंग व्हाट अबाउट यू, आपका पूरा स्कोर क्या है। एक नेट प्रमोटर स्कोर NPS का फ्रेमवर्क होता है, उसके अराउंड आपको पूरा एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा मेज़र करने के लिए, और जो भी रिव्यूज़ के अराउंड ऑटोमेशन है, जैसे रिप्लाईज करने हैं, उसके अराउंड रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं, या उसके अराउंड टिकट क्रिएट करके इंटरनली उसको इन्वेस्टिगेट करना है, या कस्टमर को रिप्लाई करना है, वो पूरा प्रोसेस हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू रन होता था। तो ब्रांड्स के लिए रिव्यू मैनेज करने का एक सिंगल प्लेटफॉर्म, तो वो हमने बिल्ड किया 2016 में। यार बहुत मज़ेदार है। तो बिकॉज आई नो स्पेशली बैक इन 2016 इट वुड हैव बीन वेरी वैल्यूएबल फॉर बिजनेसेस टू बी एबल टू फिल्टर थ्रू रिव्यूज़, और जो अपडेट मिलता है, जो फीडबैक मिलता है, वो डायरेक्ट मिलता है यूज़र से। तो आपको चेंजेस, इम्प्रूवमेंट या बेनिफिट्स जो भी होंगे, you can directly keep tabs on it. So how big did you guys grow? So in fact 2016 was slightly early for this business, I believe now. अभी भी वो कंपनी का एग्जिस्टेंस में, and we are India's largest ORM providers for hospitality businesses and a couple of other segments. आज भी वो रेलेवेंट है, और आई थिंक आज ज़्यादा रेलेवेंट है कंपेयर टू 2016। बट या होटल इंडस्ट्री के लिए जो होटल का प्राइस होता है कि आप पर नाइट रेट जो चार्ज कर रहे हैं, दैट इज़ लार्जली अ फंक्शन ऑफ 3 थिंग्स। उसमें एक फैक्टर ये रिव्यूज़ भी हैं, दूसरा है कि आपकी ऑक्यूपेंसी कितनी चल रही है, तीसरा है कि आपके बाकी एरिया के होटल्स कैसा कर रहे हैं। बट एक फैक्टर है कि अगर आपकी रेटिंग ख़राब है तो आप एक लिमिट से ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकते। आपको अगर अपने ADR, एवरेज डेली रेट, ज़्यादा चार्ज करना है तो आपको अपनी रेटिंग इंप्रूव करनी होगी, राइट। और वो हर प्राइस पॉइंट पे एक उसका बेंचमार्क भी है। जैसे आप अगर जस्ट बेड एंड ब्रेकफास्ट कैटेगरी में अगर आप रूम देख रहे हो जहाँ पे 2,000-3,000 रुपये पर नाइट है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसकी रेटिंग 4.5 होगी ऑन ए स्केल ऑफ 5। वहाँ पे आपको 3.5 भी मिलेगा तो चलेगा। रूम साफ़ होना चाहिए, राइट, बदबू नहीं आनी चाहिए, AC फंक्शनल होना चाहिए, बेडशीट क्लीन होना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट भी एक्सपेक्ट नहीं करते, अगर ब्रेकफास्ट में अगर पराठे भी हैं इट्स फाइन। बट अगर सेम इमेजिन करो कि अगर आप 10,000 रुपये खर्च कर रहे हो पर नाइट, तो आपकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। फिर आपको लॉबी भी क्लीन चाहिए, राइट, फिर आपको फ्रंट डेस्क पे एकदम अटेंटिव वो चाहिए, आपको बाथरूम में एमिनिटीज़ भी चाहिए, आपको व्यू भी चाहिए मे बी एट 10,000। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ना डिफरेंट है, वो प्राइस से लिंक। हम सेम लोग हैं, हम 2,000-2,500 के रूम में रखते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट, बट जैसे ही हमने 8,000 पे किया, हॉलीडे पे है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो जाती है। तो वो पूरा फ्रेमवर्क एक समझना होटल के लिए या किसी बिजनेस के लिए कि किस प्राइस पे क्या बेंचमार्क होना चाहिए और कैसे हमें अपनी सर्विसेज देनी चाहिए, कौन सी टीम को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कौन सी टीम को एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, या कहाँ पे हमें कैसी एमिनिटीज़ डालनी चाहिए, वो सारी चीज़ें फिर रिव्यूज़ और इन सारे फ्रेमवर्क्स के थ्रू ड्राइव होती है। यार ये आई वुड हैव लव टू टॉक मोर अबाउट इट, बट किसी और दिन, किसी और मौके पर इसके ऊपर बात करेंगे। सो फैसिनेटिंग यार, क्योंकि स्पेशली बैक इन 2016 तो डाटा का जो आज का फ्लो है वो नहीं होगा, बट इट स्टिल गिव्स यू अ वेरी लाइव पिक्चर, करंट पिक्चर
of what's happening in the market, and that information can be extremely valuable. क्योंकि आपसे अब ये टॉपिक पर बात कर रहे थे, तो जस्ट डाइग्रेसिंग लिटिल बिट, मैं किसी डेवलपर से बात कर रहा था लास्ट ईयर, ईट डेनवर में ही बात कर रहा था, तो दे हैड एन आइडिया ऑन समथिंग सिमिलर एंड आई ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड लिटिल बिट. मैंने बोला ये करो, इससे अच्छा है कि लाइक यू नो इफ़ यू कैन, द सेम थिंग, द कॉन्सेप्ट इज सेम, कि आप वॉलेट के जो एड्रेसेस है उसका रिव्यू डालो, राइट. सो अगर आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्पैम्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट ड्रेन कर रहा है, तो और उसके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, तो आप एक डायरेक्टरी बना लो. सो फॉर अ नॉर्मल यूज़र, अगर मैं कहीं कोई नए कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके चेक कर रहा हूँ ये रेपोजिटरी में है या नहीं. अगर होगा तो मैं सतर्क हो जाऊँगा. तो आई मीन ये तो बहुत ही Web3 में तो बहुत ही बेसिक लेवल होगा, बट स्टिल द कंसेप्ट वाज द सेम. या रेप्यूटेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज ग्रोइंग. आई थिंक मैं भी कुछ स्टार्टअप से एक्सपोज हूँ जो लोग कुछ कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉलेट्स का रेप्यूटेशन स्कोर हो और उसके बेसिस पे उनको लोन्स या क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह फैसिलिटेट करें. तो लोग फिगर आउट कर रहे हैं, बट आई थिंक Web3 में थोड़ा सा भी अर्ली है. इवन Web2 में भी रेप्यूटेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज नाउ पिकिंग अप. सो बट हाँ, ये रेलेवेंट तो है. कमिंग बैक टू आपका जो क्वेश्चन था कि कितना स्केल किया हम लोग. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया. SME जो करोल बाग महिपालपुर के होटल्स थे दिल्ली NCR में, वहाँ से हमने स्टार्ट किया पीक टाइम. देन वी एक्सपैंडेड टू साउथ ईस्ट एशिया. इंडोनेशिया अच्छा मार्केट था हमारे लिए. फिलीपींस में हम ग्रो कर रहे थे. सिंगापुर में हमारे कस्टमर्स थे, अभी भी हैं. थाईलैंड था ग्रोइंग मार्केट. सो हम लोग इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये 2 रीजन हमने कवर किया प्री कोविड. पीक टाइम पे हमारे हमने यूरोप भी स्टार्ट किया था इन पार्टनरशिप विद Booking.com, जहाँ पे हम Booking.com के डैशबोर्ड में अपना प्रोडक्ट एम्बेड करके देते थे. तो ओवरऑल हमारे पास 3000 प्लस बिजनेसेस थे हमारे प्लेटफॉर्म पे, यू नो जस्ट बिफोर कोविड, जब तक हम लोग SME फोकस थे. फिर कोविड आया, काफ़ी ट्रैजेक्टरी चेंज हुई बिजनेस का, लाइफ का. तो उसके बाद हमने SME बिजनेस पे कम फोकस करना स्टार्ट किया और हमने डिसाइड किया कि विल ओनली डू एंटरप्राइज या मिड मार्केट. तो जो चेन होटल्स हैं या जो ग्रुप्स हैं जहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स मिनिमम लेट्स से 500 या 1000 प्लस है, फिर उन बिजनेसेस किस पे हमने ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया. और फिर मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया, इन 3 रीजन्स पे अभी भी काम करते हैं. या प्रांजल, बहुत मज़ेदार एक्सपोजर और आपका एक्सपीरियंस रहा होगा. मैंने सोचा नहीं था कि ये टॉपिक पर हम इतनी डिटेल में गहराई में जाएंगे, क्योंकि इतना फैसिनेटिंग है, तो आई कुड नॉट रेसिस्ट आस्किंग यू क्वेश्चन. मौका था तो मैंने वो फ़ायदा उठा लिया. बट लेट्स गेट इन जो सिरा हमें जोड़ता है Web3. तो यार आपका पहला एक्सपोजर, सबसे पहला एक्सपोजर Web3, आई एम होपिंग इट माइट हैव बीन विद बिटकॉइन एट सम पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, करेक्ट. सो बिटकॉइन का पेपर कहीं से मुझे किसी फोरम पे मिला था बैक इन 2012 आई बिलीव. सो उस वक्त हम लोगों ने ऐसे ही मतलब जोकिंगली कभी वो किया था कि चलो इसको हम अपने कंप्यूटर पे माइन करेंगे. बट दैट वाज लॉन्ग बैक. फिर बट अराउंड 2016 बिटकॉइन पे ज़्यादा सीरियस, इथीरियम और इन सारे इकोसिस्टम पे थोड़ा सा सीरियस एफर्ट डालना स्टार्ट किया और समझने में कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है उस इंडस्ट्री. 2017 में आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, कुछ ट्रांजैक्शंस, आर्बिट्राज, अर्ली ट्रेड, वो सब करना स्टार्ट किया. सो हाँ, 2017 यू कैन से कि वो मेन टाइम था जब इस पे सीरियस एफर्ट्स डालने स्टार्ट किए. सो ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि हर किसी की जो Web3 में अब तक की, हम जो टाइम की बात कर रहे हैं 2016 से 2020 तक, 21 तक भी, जिसकी जर्नी Web3 वहाँ पर शुरू हुई है, तो उनका फर्स्ट ड्रॉ इन वो स्पेकुलेशन या इन्वेस्टमेंट. बट अगर आप अंदर आते हो और उसके बाद जब सीखना समझना शुरू करते हो, तो वो फोकस हट जाता है. फिर वो स्पेकुलेटिव फोकस नहीं रहता है, बिकॉज यू सी कि यार ये तो दिस इज समथिंग लॉट बिगर देन आई कैन इवन इमेजिन. तो ये अज्यूमिंग इफ यू केम टू नो अबाउट इथेरियम इन 2016-17, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दैट? सो अगेन उस स्टेज पे भी उतने यूज केसेस नहीं थे जितने हम आज देख रहे हैं, राइट. लेकिन वो हार्डवेयर बेस्ड माइनिंग और डिसेंट्रलाइजेशन, नेटवर्क ऑफ पीपल रनिंग अ कंपनी टाइप ऑफ सेटअप विदाउट इंटरेक्टिंग टू ईच अदर, दैट वाज फैसिनेटिंग. इनफैक्ट उस वक्त हमने हार्डवेयर के अराउंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, कुछ हार्डवेयर प्रोक्योर करके उसके अराउंड मोनेरो और ये सारे टोकन्स माइन करते थे. तो प्राइवेसी और वो सारे टोकन्स उस वक्त राइज कर रहे थे. तो इन टर्म्स ऑफ यूज केसेस या फिर कितना हम लोग अमेज थे उन सारी चीज़ों से, वो डिसेंट्रलाइजेशन था जिस पे मेजर फोकस था. बट यूज़ केसेस काफ़ी लिमिटेड थे उस वक्त भी, राइट.
लोग इथेरियम माइन करते थे, मेजर यूज केसेस ट्रेडिंग और माइनिंग के अराउंड ही था। बट हाँ, द अंडरस्टैंडिंग कि एक इस तरीके से कंपनीज या इस तरीके से इकोसिस्टम बिल्ड किया जा सकता है जो इतनी डिसेंट्रलाइज होगी, जिसमें लाखों अलग अलग कंट्री में लोग बैठे हुए और नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं और वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक पूरा इकोसिस्टम रन हो रहा है, वो अपने आप में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो क्योंकि 2018-19 के वक्त स्पेशली डीफाई वाज गेटिंग रियली इनर सर्कल्स में तो काफ़ी हॉट हो रहा था, स्पेशली विद टेक्स, राइट? क्योंकि जो जिनका बैकग्राउंड टेक में है या जो बिल्डर फाउंडर हो सकते हैं, उनको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा होगा वो टाइम, मेरा ये मानना है। सो व्हेन डिड यू एक्चुअली फोरे इनटू Web3 कि भाई यहाँ पर कुछ करना है? ऑब्वियसली आपका तो जो सेस वाली जो कंपनी थी, पोस्ट कोविड यू फिनिश्ड ऑफ और नहीं? सो पोस्ट कोविड के बाद काफ़ी बिजनेस के डायनामिक्स चेंज थे, तो उसके बाद हमने उसको एंटरप्राइज सेगमेंट में फोकस किया। तो टीम रिड्यूस थी, पहले वी वर लाइक 50 पीपल, फिर हमने 15 लोगों की टीम से उसको रीबूट किया उस पूरे बिजनेस को। उसके बट आफ्टर कोविड ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स लेटर फिर मैं ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है, नेक्स्ट वेंचर्स क्या है। तो वो बिजनेस से मैंने एग्जिट ले लिया ऑपरेशनल। मेरा को फाउंडर अभी भी रन करता है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड प्रॉफिटेबल कंपनी इन दिस स्पेस। वी वर्क विद प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स लाइक टाइटन, तनिष्क, ये सारे स्टोर्स यूज़ करते हैं हमारा आउटलेट अक्रॉस, हमारा सॉल्यूशन अक्रॉस ऑल देयर आउटलेट्स एंड मोर देन 500+ होटल्स इन इंडिया अलोन। तो वो बिज़नेस अभी भी ग्रोइंग फेज़ में है और उसमें काफ़ी अलग लेवल पे इनोवेशन चल रहा है, क्योंकि वो ChatGPT वाला फिर उसमें वेव आ गया और उसमें सडनली एक नया लेवल का लाइफ दिखने लगा कि ओके, दिस प्रोडक्ट कैन बी इनहेंस टू डू दिस एंड दिस एज वेल। तो वो एक उसकी अपनी अलग जर्नी होगी। बट आफ्टर कोविड फिर मैंने फोकस करना स्टार्ट किया अपने नेक्स्ट इनोवेशन पे जो बिल्ड कर सकते हैं, और फिर मैंने Web3 में स्पेशली DeFi साइड में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग हाउ Aave, कंपाउंड एंड ऑल दीज गाइज आर फंक्शनिंग, और फिर वहाँ से हमने अपने सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पिक किया। तो वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई वीफी की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट। सो वीफाई वाज कॉल्ड पैक्सो अर्लियर, तो हमने पैक्सो फाइनेंस के नाम से स्टार्ट किया था, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने इसको रीब्रांड किया और इन 2023 वी लॉन्च इट विद नेम वीफाई। वीफाई इज शॉर्ट फॉर वी फाइनेंस, supposed to be a people's finance platform to do anything and everything around it. तो यार आप ब्रीफली बता सकते हैं कि व्हाट डज द प्रोजेक्ट डू एग्जैक्टली? सो वीफाई ऑन चेन लिवरेज प्रोवाइड करता है। सो आप अगर ट्रेडर हैं तो जो मार्जिन ट्रेड इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट, इवन ट्रेडिशनल इकोसिस्टम में भी बहुत ही वेल नोन है। तो आपके पास अपना 10,000 है बट आप 100,000 का पोजीशन ले रहे हैं फॉर फ्यू डेज, फ्यू आवर्स, राइट? तो वो जो बोरो करके ट्रेड करने वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसको हमने ऑन चेन बिल्ड किया, और ये 100% ऑन चेन, इसमें कोई सेंट्रल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग भी इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट द कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी ऑडिटेड हैं। सो इट्स अ मार्केट प्लेस। एज अ ट्रेडर आप इसमें अपना लॉन्ग शॉर्ट के पोजीशंस ओपन कर सकते हैं विद लिवरेज, और वो अलग अलग चेन पे अलग अलग पेयर्स के साथ अवेलेबल है। जैसे XDC के साथ हम लोग फॉरेक्स पेयर्स इनेबल कर रहे हैं, तो आप यूरो USD का लिवरेज ट्रेड कर सकते हैं विद अप टू 20x लिवरेज, राइट? वी आर लॉन्चिंग गोल्ड विद देम नाउ। सो तो आप गोल्ड एंड USD, गोल्ड एंड यूरो इन पेयर्स पे आप लिवरेज कर सकते हैं, अगेन विद अप टू 20 और 30x में भी। सो ये यूज़ केस है। फिर हमने दूसरे चेन के साथ इथीरियम के ट्रेड्स के अराउंड सेटअप मारा है। रैप BTC जो बिटकॉइन का एक रैप्ड वर्जन है इथीरियम इकोसिस्टम में, उसका फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये वीफाई का करंट प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी लाइव है। तो प्रांजल, सॉरी आस्किंग समथिंग वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट बहुत तुरंत मेरे जहन में आ गया यार। इतने सारे परपेचुअल प्लेटफॉर्म्स है, DYDX हो गया, GMX हो गया, तो हैविंग समथिंग सिमिलर व्हाट यू गाइज आर डूइंग, दे आर डूइंग, राइट? तो बहुत आसपास है। तो डू यू थिंक दैट द मार्केट फॉर दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इज सो ह्यूज कि ये वॉल्यूम जनरेट कर सकेगा हर कोई ऐप के लिए? सो एक्चुअली इसमें डिफरेंशिएटर है। आप जैसे अगर पर्ब्स को क्लोजली एनालाइज करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि चाहे वो सेंट्रलाइज है, चाहे आप बाइनेंस पे भी कर सकते हैं, या इवन इंडिया में भी प्लेटफॉर्म्स हैं, Pi42 काफ़ी अच्छा कर रहा है। इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप पर्ब्स ट्रेड कर सकते, या DYDX है, या फिर और प्रोटोकॉल्स हैं। आप उनका फंडिंग रेट देखो एक बार, तो अगर आप उसको एनालाइज करके देखेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, सो देन यू विल रियलाइज कि
these platforms are charging you an fees of around close to 40% APR. आप अगर एक साल अपना पोजीशन होल्ड कर लो या 3 मंथ्स होल्ड कर लो तो 10% प्रॉफिट उनको एज अ फंडिंग फीस में जा रहा है। तो एज अ ट्रेडर आपके सारे बेट्स उस डायरेक्शन में अगर नहीं है तो आप ज़्यादा पैसा लूज कर रहे हो उन प्लेटफॉर्म्स पे। दे आर मेकिंग मनी, ऑफ कोर्स दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम फंडिंग फीस, फ्रॉम ट्रेडिंग फीस, बट एज अ ट्रेडर यू आर लूजिंग ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म। कंपेयर टू देम हमारा फंडिंग फीस इज ऑलमोस्ट 80% चीपर देन these protocols, and that's our differentiator. आपने फंडिंग उठाया वीफी के लिए? हमने 2021 में, 22 में, इवन 23 में, इवन दिस ईयर ऑल्सो, सो वी कॉन्स्टेंटली रेज, हमने 2 मिलियन के अराउंड टोटल रेज किया उसके लिए। तो आप बताना चाहेंगे हु आर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि क्रिप्टो में होंगे तो देर आर फ्यू बिग टिकट आइटम्स राइट, कि ये लोग होते हैं तो हमें पता चल जाता है। सो कुछ हमारे इन्वेस्टर्स पब्लिकली अवेलेबल भी हैं वेबसाइट पे। ज़ेप्पे वाज वन ऑफ द अर्ली बिलीवर, सो दे invested in one of our early seed rounds. Then Cognitant Ventures है LA based, then we have Big Brains Holding. तो ये सारे क्रिप्टो नेटिव फंड्स हैं या अर्ली स्टेज वीसी फंड्स हैं जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए। काफ़ी सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं तो, बट हाँ, ये 3-4 नाम शायद वेल नोन हैं, ये लोग इकोसिस्टम में लोग जानते हैं इनको। तो चाइना पोल का है, BMW कैपिटल है, हाँ, या सो देयर आर अदर बंच ऑफ पीपल फ्रॉम US, कुछ L1 के फाउंडेशन मेंबर्स हैं जो इस इकोसिस्टम में हैं काफ़ी डीपली। और आपका ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कौन से नेटवर्क से आता है? सो अभी हमारा मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड XDC और बोबा नेटवर्क इन 2 ब्लॉकचेन्स पे है। लीनिया पे हमारा शुरू में ट्रैफिक था काफ़ी ज़्यादा, पॉलीगॉन पे था, बट वो वर्जन्स हमने डेप्रिकेट कर दिए। तो अभी जो नेक्स्ट वर्जन है वो काफ़ी सारे और चेन पे भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। बेस पे हमारा एक वर्जन आने वाला है, मेंटा पे हम लोग एक और वर्जन लॉन्च कर रहे हैं। तो वो सारे ग्रोइंग है, बट जो RW रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस हैं फॉरेक्स के या गोल्ड के, वो XDC साइड पे है। बोबा पे हमारा इथीरियम और वो सारे यूज़ केस, तो मेजर अभी ट्रेड इसी के अराउंड है। आपने मेरी बड़ी हंसी देख ली, तो वो हंसी इसलिए थी कि आपने जब बेज और मेंटा का नाम लिया तो आई थिंक लाइक यू नो जो स्पेशली अवेयर है इकोसिस्टम से, पता रखते हैं कि चहल पहल रखते हैं, तो उनको पता है कि यू कांट मिस बेस, तो दैट इज़ लाइकली। यार मैं कल ही देख रहा था डेली एक्टिव यूजर्स काउंट दे रीच्ड 1.4 मिलियन इन अ डे, तो that's a big pool of daily users, right? So obviously, and आपका have you created a marketing division to focus on marketing for making people aware about your product on different chains? करेक्ट। सो हमारी टीम है, डेडिकेटेड इन हाउस टीम है, प्लस हम काफ़ी सारी एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ भी काम करते हैं। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग यूजर्स और वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो काफ़ी डिटेल्ड में प्लान होते हैं जब भी हमारा लॉन्च होता है किसी भी वर्जन का। तो बेस इज़ डेफिनेटली अ प्रायोरिटी। बेस के साथ और भी EVM इकोसिस्टम में ग्रोइंग चेन्स हैं। हमारे प्रोडक्ट का एक और नया वर्जन भी आ रहा है, हम उसी का वेट कर रहे हैं, सो दैट एंड दैट वर्जन इज़ फार मोर एफिशिएंट। उसमें कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल है, आप उसमें ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। तो वो वर्जन को फिर हम लोग और मल्टीपल चेन्स पे लॉन्च करने के प्लान में। तो ये कब तक बेस पर या और चेन्स पर आप ऑपरेशनली लाइक यू नो मेन नेट आ जाए? सो बेस पे टेस्ट नेट तो ऑलरेडी लाइव है, बट बेस पे मेन नेट प्रॉब्ली हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर प्लान कर रहे हैं। तो एक ऑडिट है जो पेंडिंग है, और उसके बाद कुछ और यूज़ केसेस हैं, अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन है, जो टेस्ट नेट के फीडबैक के बेसिस पे कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं जो हमें करने हैं। तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। क्वार्टर भी बढ़िया रहने वाला है। मुझे यही लगता है कि जैसे जैसे हम US इलेक्शन के करीब जाएंगे तो ऑन चेन एक्टिविटी भी बढ़ती दिख रही है, और माइट बी अ गुड टाइमिंग एज वेल। सो मैं जहाँ से बैठा हूँ, आई विल बी योर चेयर लीडर फ्रॉम आउटसाइड, होपिंग यू गाइज विल डू प्रीटी वेल विद बेस। तो हाउ बिग इज योर टीम, प्रांजल? तो अभी हम लोग टोटल टीम में 12 लोग हैं। छोटी सी टीम है, बहुत ही टेक फोकस्ड, और एक वर्टिकल है टीम का। सो वो टीम दे टेक केयर ऑफ GTM साइड ऑफ इट, सो मार्केटिंग, पार्टनरशिप्स, ब्रांडिंग, कम्युनिटी। सो वो टीम है, बाकी सारे लोग टेक वाले हैं। तो 12 लोगों की छोटी टीम, मोस्ट सब रिमोट हैं, अलग अलग कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, बट कोलैबोरेट करते हैं हम लोग। 1-2-3 महीने में एक बार मिलते हैं, इंडिया में, दुबई में या कहीं और।
और फिर हम आगे की स्ट्रेटजीज फिगर आउट करते हैं और ये लोग क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग पार्ट में बैठ के। एक हमारा जो डेवलपर है इज़ बेस्ड इन उत्तराखंड समवेयर, एक हमारे डेवलपर ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, एक हमारी कम्युनिटी के कोई मेंबर है वो नाइजीरिया में है। सो अलग अलग पार्ट से लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। छोटी टीम, लीन, फोकस्ड और प्रोडक्ट शिपिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो यार आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो आपका आना हुआ है या नहीं हुआ है ऑस्ट्रेलिया? तो भाई कोई प्लान बनाओ तो, और मुझे बताओ कहाँ पर है आपकी, कौन से शहर में आपकी टीम? मेलबर्न में। तो यार भाई घर है तो हमारा भी, तो आपका आना कभी भी हो तो मुझे बताना, हम ज़रूर मिलेंगे यार। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो मूविंग ऑन, व्हाट इज़ इट दैट यू aspire to achieve in next 6 to 12 months? Because हर तरीके से अगर हम देखें तो आने वाले 6, 12 और 18 महीने could be something really massive for everyone involved in whichever capacity they are involved. सो अपूर्व, अभी जो क्रिप्टो का सीन है ना, या वेब3 का जो ओवरऑल लैंडस्केप है ना, ये अभी भी इवॉल्विंग फेज़ में है। काफ़ी कम प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रोडक्ट मार्केट फिटमेंट है और जो एक्चुअली रेवेन्यू जनरेटिंग उसमें स्टेज में है। लाइक आई थिंक आवे इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट एग्जांपल। आवे का रेवेन्यू पूरे साल में 70 मिलियन है, राइट? 70 मिलियन का रेवेन्यू अगर आप इंडिया में सैस कंपनीज में देखेंगे तो आपको काफ़ी कंपनीज मिल जाएंगी जो 70 मिलियन का रेवेन्यू करती हैं, राइट? तो कंपेयर टू एन इवॉल्व इंडस्ट्री लाइक सैस और वेब 2 में काफ़ी सारे वर्टिकल्स हैं, वेब 3 इज स्टिल जस्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स टुडे। तो अभी भी जो इसमें मेजर इनोवेशन और जो इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं वो फंडामेंटली इंफ्रा लेवल पे ही आ रहे हैं। सो हम पिछले 3 साल से इसमें बहुत एक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं। हमने बहुत अलग अलग वर्जन लॉन्च किए, कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ फेल हुए। हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि एग्जैक्टली ये स्पेस के चैलेंजेस क्या हैं और अगर इसको हमें और एडॉप्शन लाना है। अगर आपने बताया कि बेस पे मिलियन यूज़र्स हैं, वो दोनों रीजंस हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और यूज़र एक्सपीरियंस उन्होंने अच्छा किया हुआ है, राइट? आप अगर जितना ब्रोकन एक्सपीरियंस है वेब3 का, या आज से पहले जो 2 साल 3 साल पहले भी था, एक नॉर्मल आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप ढंग से यूज़ कर पाओ। आपको वॉलेट सेटअप करना, एक चेन से दूसरे चेन में मूव करना, वहाँ डिप्लॉय करना, कौन सा सिग्नेचर ऑथेंटिक है, कौन सा फर्जी है, ये सब चीज़ें इवन एज अ डेवलपर भी हम, मतलब मैं इस टेक में हूँ, मैं काफ़ी दिन से इन्वेस्टेड हूँ, उसके बाद भी हमारे लिए ये चीज़ें ईजी नहीं होता हैंडल करना। तो एक आम आदमी के लिए आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ करें? तो अभी जो नेक्स्ट 6 months to 12 months के टाइम में चीज़ें आने वाली हैं, उसमें कुछ इंफ्रा के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स आएंगे, कुछ इंफ्रा के वैसे चीज़ें आएंगी जिससे जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं, जिनका प्रोडक्ट मार्केट फिटमेंट है, वो लोगों के लिए एक्सेस करना, यूज़ करना और इजी हो जाएगा। इवन मतलब लाइक मेरे सर्कल में भी काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको आवे यूज़ करते हैं, पता है, लेकिन उनके लिक्विडेशन पे लास्ट माइल डिटेल नहीं पता कि ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, कब कैसे होंगे, राइट? क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं, वो डेवलपर्स के लिए बनाए गए हैं, उन लोगों ने, वो डेवलपर्स यूज़ कर पाते हैं, बट आम आदमी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो एक लेयर ऑफ इनोवेशन आएगा इंफ्रा साइड पे, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ होगा और आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका फंड आर्बिट्रम पे पड़ा है या बेस पे पड़ा है या प्रोटोकॉल लीनिया पे है या फिर इथीरियम पे, राइट? सो वो सारा जब चीज़ें रेडी होंगी तो शायद रिटेल के पर्सपेक्टिव से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी सारे इनोवेटिव एप्लीकेशंस उस वक्त आपको देखने को मिलेगा। वो 6 months to 1 year अवे है। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास अर्ली साइंस आ रहे हैं। अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन आप सुन रहे होंगे ऑलरेडी, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट नाउ। आपको दिख रहा होगा कि लोग ब्रिजेस के अलावा भी अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज बिल्ड कर रहे हैं टू मूव क्रॉस चेन असेट्स, राइट? मैसेजिंग और ये सब, तो वो इनोवेशन अब ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। नेक्स्ट 6 to 12 months टाइम मेरा अनुमान है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स देख पाएंगे जो उतने अच्छे हैं जैसा व्हाट्सएप है, राइट? या ऊबर है, राइट? आपको यूज़ करते हो, इवन मतलब मेरी मदर को भी व्हाट्सएप यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होती। प्रोडक्ट इतना सिंप्लीफाइड और इतना अच्छे से बनाया गया है, राइट? उस लेवल का आपके पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है वेब3 में अभी। वो लेवल ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो इंफ्रा चाहिए वो बिल्ड हो रहा है और उसमें काफ़ी चीज़ें बिल्ड हो गई हैं। एंड आई थिंक नेक्स्ट 6 months वी विल सी एन एप्लीकेशन लाइक ऊबर, विल सी एन एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप। इन टर्म्स ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, फीचर फंक्शनैलिटी अलग हो सकता है, बट जितना ईजी ये सारे एप्लीकेशंस हैं वैसे प्रोडक्ट्स आपको दिखने को मिलेंगे जिनका रियल वैल्यू ऐड होगा एंड लोग फिर उसमें फिर काफ़ी अलग लेवल पे इंटरेस्ट के साथ अलाइन। आई एग्री, आई कांट एग्री मोर यार। मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी पिछले 5-6 साल में समझने के लिए, सीखने के लिए, और आप जैसे कह रहे हो एक एक ट्रांजैक्शन
के साथ सीखना ही पड़ता, इट्स अ कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस। और मैं आई एम नॉट अ टेकी बट आई अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली टेक क्वाइट वेल, तो फिर भी बहुत मशक्क़त करते करते यहाँ पर पहुँचे। तो फॉर अ नॉर्मल इट्स वेरी अनफेयर टू एक्सपेक्ट मास अडॉप्शन फॉर नॉर्मल पीपल विथ दैट काइंड ऑफ सेटअप। तो आई कैंट एग्री मोर। तो फिर लोगों को फिर एक ही चीज़ समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, इसमें ये 10x हो रहा है तो वो गलत नहीं है। एक्साइटिंग है टेक्नोलॉजी, बट इट्स डिफ़िकल्ट, समझना नहीं है आसान। तो फिर जो उसको लोगों को उसमें जो इकोनॉमिक साइड ऑफ बेनिफिट है वो अट्रैक्ट करता है, और वही हो रहा है अभी भी। आपकी बात सही है। एंड पार्ट ऑफ द रीज़न राइट व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग दिस फुल टाइम राइट, आई 2024 में मैं थक गया था वेट करते करते कि कोई हिंदी में ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर क्वालिटी इंफॉर्मेशन, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी गाइडेंस मिले राइट। तो सिर्फ 10x और 100x की बात ना हो, बल्कि उसके एक दो लेयर के नीचे जाए। तो उम्मीद है कि हमारा ये एफर्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए काम आएगा। मेरा एज अ इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर मेरा एक थीसिस है कि जो प्रोटोकॉल या प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं करते, जो आप समझते नहीं, आप उसमें इन्वेस्ट मत करो। तो जो टोकन अगर आपको अच्छा भी लग रहा है तो पहले आप उसको समझो कि वो है क्या, उनकी वेबसाइट पे जाके यूज़ करो। अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि जो बना रहे हैं या जो कर रहे हैं उसमें आपको बिलीफ है, तभी आप इन्वेस्ट करो, अदरवाइज़ मत करो। जो चीज़ सबकी समझ नहीं है उसमें बिल्कुल नहीं डालना। कन्वेंशनल विजडम हज़ारों साल से हमें यही सिखाया गया है, हमने यही सुना है, हमारे से पहले वालों ने भी यही कहा है। बट हमारी फितरत ऐसी है कि जब तक 3-4 बार कोमा में नहीं जाएंगे तब तक अकल नहीं आती है। तो आई विश एंड आई होप कि हमारे सुनने वाले वो समझे आप क्या कह रहे हो, क्योंकि ये फाउंडेशनल चीज़ है कि कोई भी प्रोडक्ट में निवेश करने से पहले आपको समझना चाहिए वो क्या करता है, आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं, और अगर आपको फिर पसंद आता है तो आप डिसीजन मोर इन्फॉर्म वे में ले सकते हैं। बट यहाँ पर प्रांजल आपकी तरफ से और मेरी तरफ से आई विल गिव अ डिस्क्लोजर, वी आर नॉट एडवाइजिंग यू टू इन्वेस्ट एनीवेयर। ये हम सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो भाई मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट, इसमें मेरे 2 मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स, फॉर न्यू ग्रेजुएट्स राइट, व्हाट आर द 3 टिप्स यू वुड लाइक टू गिव देम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ Web3? सो जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी अवेयर हैं, और मतलब मैं काफ़ी इस चीज़ को देख के एक्साइटेड हूँ कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका अटेंशन टुवर्ड्स सम ऑफ द डिटेल्ड थिंग्स इन Web3 इज़ फार बेटर देन पीपल लाइक मी। लाइक आई फील कि मैं इस इंडस्ट्री में ओल्ड पर्सन में हूँ। 23-24 की एज के जो लोग हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, और जो कर रहे हैं अच्छा। आप लोगों के पास वो चीज़ें हैं एज अ यंग पर्सन जो डिफ्रेंशिएट करता है कि बेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रहा है राइट। आपके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं आज की डेट में जो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ बैठे, आप भोपाल में बैठे हो या बर्लिन में बैठे हो, आपके पास सेम इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, सेम टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, सेम वाइट पेपर्स आ रहे हैं आपके पास राइट। तो इट्स ऑल अबाउट आप कितना इमेजिन कर सकते हो और इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे टैप कर रहे हो। सो इंटरनेट है, इंटरनेट पे काफ़ी अच्छे टूल्स हैं, काफ़ी सारे फोरम्स हैं, काफ़ी सारे ट्विटर हैंडल्स हैं जहाँ पे आपको अल्फ़ा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो आप एकदम जो चीज़ें बिल्ड हो रही हैं फोर फ्रंट में उसको एक्सप्लोर करें। अगर उसमें इंटरेस्ट है तो अभी आज के डेट में फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हैं। सो वो बैरियर ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, एंड इनफैक्ट आई एम सरप्राइज टू सी सम ऑफ दीज यंग गाइज आर लाइक कमांडिंग वेरी हाई सैलरी देन सम ऑफ माई पीयर्स इन Web2 राइट। एज अ फ्रेशर आप कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हैं और फिर भी आपकी वो सैलरी शायद Web2 के एक 7-8 ईयर्स एक्सपीरियंस डेवलपर से काफ़ी ज़्यादा या फिर सेम लेवल पे है। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस जनरेशन के लिए है, इट्स ऑन प्लेटर फॉर देम नाउ, और आप उसको कैसे इनकैश कर रहे हैं इस आपके ऊपर है, बट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। आप फॉलो करें सही इन्फॉर्मेशन, सही चीज़ें पढ़ें। आई थिंक ट्विटर इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। आप वहाँ पे सही लोगों को फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और वहाँ से आप डिग डाउन करें, डीपर जाएं, लोगों से झिझक ना करें, लोगों को रीच आउट करें, कुछ भी आपके पास आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं कहीं भी तो कंट्रीब्यूट करें। सो काफ़ी ओपन इकोनॉमी है, ओपन फ्लो है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों जो प्रांजल ने कहा वो हमने जितने भी एपिसोड रिकॉर्ड किए 90% फाउंडर्स ने एक चीज़ कॉमन कही है कि आपके पास सब टूल्स और एक्सेस है
आप उसका यूज़ कैसे कर रहे होगे वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी दिशा और दशा दोनों क्या होगी। तो आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए प्रांजल, आपके सोशल्स और आपकी डिटेल्स यहीं कहीं पर आ रही होगी, तो यूज़र्स को हमारे सुनने वालों को दिख जाएगी। तो इफ़ दे फील कि उनको कुछ पूछना है या उनको कोई अपॉर्चुनिटी आपसे डिस्कस करनी है तो वो आपसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ट्विटर अवेलेबल है। मैं ट्विटर पे सारे डीएम मैसेजेस चेक करता हूँ, चाहे वो स्पैम में भी आए। तो फील फ्री, आपके जो भी कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आपके जो भी थॉट्स हैं अगर आपको लगता है डिस्कस करना है, आप एकदम बेझिझक डालें। धन्यवाद प्रांजल। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, इफ़ यू वेर टू हायर समवन फॉर योर Web3 प्रोजेक्ट, व्हाट आर द 3 की थिंग्स दैट यू लुक फॉर? आई थिंक काफ़ी बड़ा पेन और चैलेंज रहता है सारे फाउंडर्स के लिए। आफ्टर आई थिंक फंड रेज, दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। तो मैं जनरली 3 क्वालिटी देखता हूँ। पहला तो ये है कि इंसान का एफर्ट कितना ज़्यादा है, राइट। हो सकता है कि आज आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर ना हो, राइट, बट क्या आप हसल कितना कर रहे हो, आप कितना उसमें एफर्ट डाल रहे हो। दूसरा ये है कि आप सेल्फ ड्रिवन कितने हो, आप अपने आप कितनी चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो। एंड तीसरा है एथिक्स, कि आप किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे, राइट। तो ये 3 क्राइटेरिया रहते हैं कि आपका हसल मोड कितना ऑन है, सेल्फ ड्रिवन कितने हो, और आपके एथिक्स या जो बाकी एथिकल फ्रेमवर्क्स हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। यार अगेन कमिंग बैक, कन्वेंशनल थॉट्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक जो चीज़ें आपको दुनिया में कहीं पर भी सक्सेस होने के लिए चाहिए वही चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर भी, अलॉन्ग विद टेक्निकल एस्पेक्ट, वो इट्स गिवन विदाउट गोज विदाउट सेइंग, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट पेस में यहाँ पे चीज़ें इवॉल्व होती हैं। तो अगर आप सेल्फ ड्रिवन नहीं हो, आप जो आपको आता है उसी पे फोकस कर रहे हो, नई चीज़ें आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, नए ब्लूप्रिंट्स नहीं ला रहे। इवन मार्केटिंग में, बीडी पार्टनरशिप्स में भी जो लास्ट ईयर चलता था वो इस साल नहीं चल रहा है। टेक में जो जिस टाइप के प्रोडक्ट्स बन रहे थे लास्ट ईयर वो नहीं बन रहे हैं। अभी एकदम अलग दुनिया हो चुकी है। आप कुछ भी कर रहे हो Web3 में, इवन आप अकाउंटिंग भी कर रहे हो, तो आपको ना इंश्योर करना है कि आप सुपर अपडेटेड हो ट्रेंड से। यहाँ पे 3 महीने में इतनी सारी नई चीज़ें आ जाती हैं जो कि नॉर्मल Web2 में 1 साल में आती हैं, राइट। तो आप अगर अनलेस सेल्फ ड्रिवन नहीं होगे, आपके अंदर वो खुद का जज्बा नहीं होगा कि मुझे पता होना चाहिए कि सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो चीज़ें ट्राई भी करने हैं अपने करंट प्रोजेक्ट में, यहाँ पे फिर सक्सेसफुल होना, ग्रो करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऑन अ फाइनल नोट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद डिजिटल दुनिया टुडे? बहुत ही मज़ा आया पूर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा लगा अपनी भाषा में अपने लोगों से बात करके। जनरली अदरवाइज हमारे सारे कन्वर्सेशन काफ़ी जार्गन फोकस्ड होते हैं, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा डी जार्गनाइज किया हमने और बहुत ही ग्राउंड लेवल पे हमने बात किया, काफ़ी अच्छा लगा। एंड आई होप लोगों को भी ये लहजा और ये सिंप्लीफाइड वर्जन पसंद आए। नहीं बिल्कुल प्रांजल आएगा। और मैं आपको जाने से पहले ये बता देता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में अमूमन 6 महीने यानी 5 साल के बराबर होता है। तो मोस्ट लाइकली हम फिर से कनेक्ट करेंगे इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स और एक अपडेट लेंगे। तब तक आपका मेन नेट भी हो गया होगा, नए ऑडिट के बाद जो भी चेंजेस है आप डिप्लॉय भी हो गए होंगे। तो दैट वुड बी अ गुड पॉइंट टू हैव अनदर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। ग्रेट, थैंक यू, थैंक्स अपूर्व। शुक्रिया दोस्तों आपके साथ का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।